गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे द्विघात समीकरण। हमारा चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को पढ़ा था। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम लोग पढ़े थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग देखे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों में एक्स वाई पी क्यू या क्यू आर या आर एस जिसमें हमारा इक्वेशन दिया गया था तो उसमें दो हल आते थे, क्योंकि वहां दो चर दिए गए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दो हल आएंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विस्तार से जाने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में इससे बहुत सारे सरल से सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि अगर हम लोग इसे अच्छी तरह से अध्ययन न करें तो इसके प्रश्नों को हल करने में जटिलता आ सकती है। लेकिन यदि इसे हम ठीक ढंग से पढ़ें तो यह चैप्टर हमारे लिए अत्यंत ही सरल है। यहाँ देखें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन बहुत सरल है। जैसे यानी वैसा समीकरण जिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं जहां ए बी तथा सी वास्तविक अचर पद है। ये कैसा है? ए बी और सी वास्तविक अचर पद है। वास्तविक संख्या के बारे में आप जानते हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त परिवार को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त परिवार को यानी मिले जुले रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का जो फॉर्म होगा, तो एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो वैल्यू होगा वो परिमेय या अपरिमेय संख्या के रूप में भी हो सकता है, यानी वास्तविक संख्या के रूप में भी हो सकता है। यानी यहाँ पूर्णांक के रूप में भी लिखा जा क्या होगा, या रूट के अंदर भी संख्याएं दी गई होंगी। तो रूट के में संख्या होने की वजह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी उसी विधि से हम लोग रूट वाली संख्याओं को भी हल करेंगे। तो ए बी और सी वास्तविक अचर पद है। अब यह जाने कि चर और अचर पद क्या है। चर यानी चर वैल्यू, जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, चर मान। तो वैसी संख्या जिसका मान बदल जाए, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? चर। जैसे इसको हम लोग एक्स वाई ए बी सी डी से हम लोग क्या करते हैं? इंगित करते हैं। अचर वैल्यू यानी जिसका मान नहीं बदले, जैसे 1 2 3 4 5 7 10 11 12 इसी संख्याओं का मान जो होता है बदलता नहीं है, ये अचर होता है। तो जिस संख्या का मान बदल जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर। इसको हम लोग एबीसीडी के अक्षरों से निरूपित करते हैं। और जिस संख्या का मान न बदले उसको हम लोग कहते हैं अचर। इसको हम लोग गिनती की संख्याओं से निरूपित करते हैं। तो ए बी और सी कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक अचर पद है। और एक्स जो है यहाँ से वो हमारा चर वैल्यू है। एक्स क्या है? चर वैल्यू। अब देखिए यहाँ घात 2 है, तो इसका हल कितना होगा? 2, यानी इसके कितने शून्यक होंगे? 2। तो हम यहाँ देखते हैं, वहां लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, तो लीनियर इक्वेशन में भी हमारा इक्वेशन दो चर होने की वजह से 2 आंसर आता था। यहाँ घात 2 होने की वजह से आंसर कितना आएगा? 2। तो यहाँ सबसे पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, अर्थात इसके कितने शून्य आएंगे? 2। यानी जब घात 2 होगा जिस समीकरण का, उसके 2 शून्य होंगे, उसका आंसर 2 आएगा। तो यहाँ देखिए आप ए एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा गया है, तो यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा? 8, बी का वैल्यू क्या होगा? 5,
और c का वैल्यू क्या होगा 6। ठीक से एक बार स्पष्ट रूप से देखिए कि एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ कुछ भी नहीं है अर्थात 1 है, x के बगल में यहाँ 5 है अर्थात b का वैल्यू 5 है, और जो वैल्यू बच गया जिसमें कोई भी चर पद नहीं लगा हुआ है उस वैल्यू को हम लोग c का वैल्यू कहेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब हमने बताया आपको कि घात 2 है तो इसके कितने शून्यक होंगे 2, तो शून्यकों के आधार पर यहाँ हमारा कंडीशन तय होता है। जब हम इसका शून्यक निकालेंगे तो शून्यक निकालने का जो फॉर्मूला हमारा यहाँ से मिलता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक। उसको क्या बोलते हैं विवेचक, उसको हम लोग बोलेंगे विवेचक, या एक और नाम मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं विविक्तिकर। क्या मिलेगा विविक्तिकर, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इसको क्या बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विवेचक। इसको इंगित करते हैं हम लोग डी से, तो डी बराबर होता है क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू 5, बी का वैल्यू यहाँ से क्या होगा 5, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो हम लोग यहाँ माइनस लिखते और उसका भी वर्ग हम लोग करते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के उसको भी बताएंगे कि वैल्यू अगर माइनस में दिया गया हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं 5 का स्क्वायर 4, ये तो फॉर्मूला का हो गया, सभी संख्याओं के बीच में यहाँ जो है गुणा है, इंटू ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 6, 5 का वर्ग करेंगे 25, और यहाँ से हो जाएगा कितना 4 एकम 4 और 4 छके 24, तो ये टोटल हो गया कट करके 1। तो यहाँ देखिए डी का वैल्यू हमारा क्या आ गया, डी का वैल्यू जो आ गया 1 आ गया, अर्थात डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, यहाँ डी इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसे कंडीशन में मूल जो होगा वो वास्तविक एवं असमान होगा, असमान होंगे। यहाँ मूल जो होंगे वास्तविक एवं असमान होंगे। यहाँ मूल कैसे होंगे वास्तविक एवं असमान। तो ये हमारा क्या कंडीशन बने यहाँ से कि जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो यहाँ मूल अर्थात शून्य वास्तविक एवं असमान, यानी आंसर एक बराबर नहीं आएगा, यानी अल्फा और बीटा के वैल्यू अलग अलग होंगे। यानी जो इसके दो शून्य आते हैं एक को हम लोग कहते हैं अल्फा और दूसरे शून्य को कहते हैं बीटा। द्विघात समीकरण के कितने शून्य होते हैं 2, एक को कहते हैं अल्फा और दूसरे को क्या कहेंगे बीटा। अब तो हमने यहाँ इसको हल करके लाया, यदि हम यहाँ वैल्यू बदलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जब विविक्तिकर हल करेंगे तो उसमें अब यहाँ वैल्यू माइनस में रख रहे हैं। यहाँ देखेंगे हम कि जब उसको हम माइनस में यानी निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो निगेटिविटी के लिए देखिए यहाँ पे क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x और यहां से हमने लिया प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका शून्य निकालना हो तो इसका शून्य कैसे आएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ इसको हम लोग हल करते हैं तो जैसे यहाँ रख रहे हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह हम क्या लेंगे यहाँ से -5 माइनस 4 और ए का वैल्यू यहाँ से लेंगे 2 और सी का वैल्यू लेंगे 6। जब 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 25 और 4 दूनी 8 और 8 छके 48। 48 से जब 25 घटेगा तो वो किस में होगा माइनस में। जब 48 से 25 को घटाएंगे तो किस में आएगा माइनस में, यानी 8 से 5 घटेगा 3 और यहाँ से 4 से 2 घटेगा 2, यहाँ से -23 आ गया, अर्थात d इज लेस देन 0। यानी नेगेटिव संख्याएं कभी भी 0 से छोटी होती है, ऋणात्मक संख्याएं कभी भी होंगी वो 0 से छोटी होंगी। तो इस तरह से d का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 0 से कम हो गया। तो यहाँ पर मूल जो होगा हमारा वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, यहाँ से मूल वास्तविक नहीं होंगे।
कभी कभी कंडीशन ऐसा हो जाता है कि डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा यहाँ से 0। तो इस आधार पर इसको शून्य निकालने के लिए, डी को निकालने के लिए यहाँ 3 कंडीशन आता है और तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग हमारा फॉर्मूला है। तीनों कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ देखेंगे जब d इज इक्वल देन 0, यानी जब d 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है जब d इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। और यहां से तीसरा कंडीशन है जब d इज लेस देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए विविक्तिकर के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। विविक्तिकर के बारे में पूरी जानकारी नहीं होना, नेगेटिव और पॉजिटिव संख्याओं के बारे में जानकारी न होना, जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो, जब d का वैल्यू 0 के इक्वल हो, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, जब d का वैल्यू 0 से छोटा हो, यदि इसका हमें जानकारी न हो, कंडीशन मालूम नहीं हो, तब हमें द्विघात सूत्र से उसका वैल्यू ज्ञात करना अर्थात शून्य ज्ञात करना हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सबसे पहले इसे हम लोग 1 या 2 बार रिवर्स करके देखेंगे, हमें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि हम लोग विवेचक कैसे ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग कैसे, जैसे एग्जाम में पूछ देता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सा इक्वेशन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। तो वहां हमें जब इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे तभी तो बता पाएंगे कि कौन सा इक्वेशन द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आप इतना जो है अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम द्विघात समीकरण से प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। 12 मिनट के हो गए।